हर बिल्डर और ब्रोकर एक ही लाइन बोलता है, भाई मार्केट स्लो है, लीड्स नहीं आ रही, कस्टमर सीरियस नहीं है। पर सच ये है नहीं। सच ये है कि मार्केट स्लो नहीं है, उनका सेल्स का सिस्टम स्लो है। तो रियल एस्टेट में सेल्स तब बढ़ती है जब आपका बिजनेस दो चीजों पे फोकस करता है, लीड्स और सेल्स कन्वर्जन पे। तो आज मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दिखाने वाला हूं और आप लोगों को एक बिजनेस ग्रोथ का प्लान देने वाला हूं। अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीके से। आप अगर इसे एक बार समझ गए तो आप अपनी सेल्स डबल कर सकते हो बिना टीम बढ़ाए और बिना स्ट्रेस के। किसी भी रियल एस्टेट को ग्रो करने के लिए 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ग्रोथ की इक्वेशन क्या होती है, आप अपने बिजनेस में लीड्स कैसे बढ़ा सकते हो, आप सेल्स कन्वर्जन कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपनी सेल्स की एकेडमी कैसे सेट कर सकते हो। क्योंकि बहुत जगह ये वाला इशू होता है कि सेल्स वाले बड़े फ्रीक्वेंटली आते हैं और जाते हैं और उसके बाद चीज को दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो आपके पूरी तरीके से बताऊंगा कि सेल्स एकेडमी आप कैसे सेट कर सकते हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और रियल एस्टेट के बिजनेस में क्या क्या सेल्स टूल्स होने चाहिए आपके पास अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम लोग रियल एस्टेट के बिजनेस की बात करते हैं। ग्रोथ अगर आपको अपने बिजनेस को लेकर आनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला समझना पड़ेगा, लीड इनटू सेल्स कन्वर्जन इज इक्वल टू कस्टमर। इसका मतलब मान लीजिए आज आपके पास अगर 100 लीडें आती और आपका जो सेल्स कन्वर्जन मान लीजिए 1% का है, तो इसका मतलब आपका एक कस्टमर बनता है। अगर आप अपने बिजनेस में कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हो तो दो ही जगह जहां से कस्टमर बढ़ सकते हैं, या तो आप उसमें लीड्स बढ़ाओगे या आप सेल्स कन्वर्जन बढ़ाओगे। और इसी वाली चीज को हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं। एज अ बिजनेस ओनर अगर आप अपने रियल एस्टेट को बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, ग्रो लीड्स में क्या कर सकते हो। आप देखेंगे किसी भी रियल एस्टेट के बिजनेस को बढ़ाने के लिए 5 जगह हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो अगर आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। तो इसमें सबसे पहली चीज है जिस पे आप फोकस कर सकते हो वो है पेड एड्स। पेड एड्स का मतलब है कि आप लोग अपने पेड एड्स को स्केल कर सकते हो। पेड एड्स में आपके फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया और यहाँ पे आप लोग जिसको टारगेट कर सकते हो वो हाई नेट इंडिविजुअल्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, एनआरआई हो गए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार हमारा मार्केटिंग का स्पेंड कितना होना चाहिए, हमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए। यहाँ पे आपको एक चीज बता रहा हूँ जो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास ट्रेमेंडस ग्रोथ का पोटेंशियल हो अगर आप इस वाली इक्वेशन को समझ गए। तो इस वाली चीज को साइंस से समझिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने एक मंथ में, इसे कहते हैं मंथ वन में मान लीजिए आप लोगों ने 1 लाख रुपए आपने फेसबुक पे खर्च करे। इस वाले फेसबुक से आपके पास मान लीजिए 1000 लीड्स आए। अब आप देखेंगे इन लीड से जब आपकी बातचीत हुई तो आपको पता चला कि इन लीड से जो मेरा कन्वर्जन है, इनमें से मेरे 3 कस्टमर्स क्लोज हो गए। अब इन 3 कस्टमर से मान लीजिए आपका जो प्लॉट है या कोई भी चीज जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हो उसकी वैल्यू मान लेते हैं वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ का आपका प्लॉट है या जो जगह जो आप बेच रहे हो। अब इस 1 करोड़ में आपका मान लीजिए नेट मार्जिन जो है वो मान लेते हैं आपका 30% का है। आप 20% कर सकते हो, 10% कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन से बिजनेस में। तो आप देखेंगे 30% का अगर मार्जिन है तो आपने यहाँ पे 30 लाख रुपया कमाया। ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को नेट मार्जिन बोल रहा हूँ, ग्रॉस मार्जिन। नेट मार्जिन मतलब सारा खर्चा निकाल के, सेल्स की टीम का खर्चा, ऑफिस का खर्चा सब निकाल के अगर आपका नेट मार्जिन 30 लाख रुपए है तो आप समझ लीजिए आप लोगों ने इस वाली चीज में 1 लाख रुपए लगाए और इस वाली चीज से आपके 3 कस्टमर से क्या है, आपके 30 लाख रुपए आ गए। आप देखेंगे ये वाला जो मल्टीपल है ये 30 टाइम्स का है, इतना बड़ा होगा नहीं। आपका मल्टीपल जो है अगर 4 टाइम्स से लेके 7 टाइम्स तक है, जब तक आपका ये वाला नंबर बढ़ रहा है तब तक आप अपने मार्केटिंग स्पेंड को बढ़ा सकते हो, जब तक आपका ये वाला नंबर नहीं पहुंचा। इसका मतलब आप 1 रुपया कमाते हो और नेट मार्जिन पे आपको 4 रुपए मिल जाता है। ये वाली गणित बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सिस्टम में ट्रैकिंग करें। आपको इस नंबर पे पहुंचना होता है, जब तक ये वाला नंबर नहीं आ रहा तब तक क्या करो, अपना जो एक्सपेंस है वो बढ़ाते चले जाओ। ये वाली गणित को समझ लीजिए। नेट मार्जिन पे आपको ये वाली चीज समझनी है। अगर मैं 1 रुपया डाल रहा हूँ मार्केटिंग में तो नेट सब कुछ खत्म होने के बाद मेरे पास कितना पैसा है। अगर आप 1 के 4 कमा रहे हो तो इसको चीज को बढ़ाते रहो, 1 का 2 भी कमा रहे हो तो भी सौदा बुरा नहीं है। तब तक इस वाली चीज को बढ़ाते रहना। लीड की कॉस्ट की चिंता मत करना कि मेरी लीड की कॉस्ट बढ़ गई। लीड की कॉस्ट बढ़ने का कुछ मतलब नहीं है। ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है ये है इंपॉर्टेंट, जिसपे आपको फोकस करना है। इससे आप अपने पेड एड से अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। इसलिए ये मार्केटिंग के आरओआई को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो ये पहली तरकीब है जिससे आप अपने पेड एड्स को बढ़ा सकते हो। अब दूसरी जो तरकीब है वो है डायरेक्ट आउटरीच, मतलब कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड ईमेल। अब जब आप कोल्ड कॉलिंग करोगे तो भाई आपको लोग चाहिए। तो इस वाली चीज के लिए आप लोग ये 4-5 चीजें कर सकते हो जो मैंने आप लोग यहाँ पे बताई है। सबसे पहली चीज लीड्स इकट्ठी करने के लिए आप लोग प्रॉपर्टी पोर्टल्स पे जा सकते हो, जैसे मैजिक ब्रेक हो गया, 99 एकड़ हो गया, और यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, स्क्रैपिंग कर सकते हो। मतलब एक लीड उठाई, उसका नंबर और वाली चीज करा। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आते हैं और ऑक्टोपार्स आता है, फैंटम ब्लस्टर आता है, वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब आप लोग अगर 2-3 वेबसाइट हैं जैसे freelancer.com, fiverr.com, अगर यहाँ पे आप जाओगे आपको
तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार में आपका ये वाला काम कर देंगे। आप उससे कहोगे कि यार मैं मुंबई या पुणे के एरिया में हूँ, मुझे यहाँ पे जो लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनके मुझे डेटा चाहिए, तो ये वेबसाइट से जहाँ से तुम मुझे डेटा दे दो, वो लोग आपका ये वाला डेटा बना देंगे। आप इनको रीच आउट कर सकते हो। ये पहला तरीका है जिससे आप ये वाली चीज़ कर सकते हैं। सेकंड तरीका जो है आपके आउटरीच करने के लिए, जिनको आपको आउटरीच करना चाहिए, वो है पास्ट साइट विजिटर्स या जिनकी इंक्वायरी आई थी। तो आप क्या करो, अपने पिछले साल से 2 साल का जो डेटा है उस डेटा को निकालो, सारे के सारे डेटा को निकालो, जिन लोगों ने आपकी साइट विजिट करी, जिनकी आपकी इंक्वायरी जो थी मिस हो गई, जिन्होंने उस समय फोन नहीं उठाया था, तीसरा आपके व्हाट्सएप पे लीड आई हो, या आप अगर वेबिनार और जूम वाली चीज करते हो तो उस वाली चीज का डेटा, इन सारे लोगों को एक बार फिर से कॉल घुमा दो, इनसे भी आपका कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है डायरेक्ट आउटरीच। जो तीसरा तरीका है वो है ऑफलाइन बूथ कैंपेन्स। मतलब आप क्या कर सकते हो, बहुत छोटे छोटे बूथ सेटअप कर सकते हो यहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, बहुत लोकल बिजनेस के एक्सपोज होते हैं, प्रीमियम कैफे चेन जहाँ पे मतलब आपने देखा राइस लोग आते हैं, और बिजनेस नेटवर्किंग के जो इवेंट्स होते हैं, ये सारी जगह जहाँ पे जाके आप अपने छोटे छोटे बूथ लगा सकते हो ताकि आप लोगों को लीड मिल सके और आप इस वाली चीज पर बात कर सको। ये है तीसरा आउटरीच का तरीका। चौथा तरीका यह है कि आप लोगों को बहुत सारे वेल्थ मैनेजर्स और सीएज मिलेंगे। इन लोगों के पास बहुत वेल्दी लोग आते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानर हो गए, वेल्थ मैनेजर हो गए, सीएज हो गए, आप इन लोगों की एक लिस्ट बनाओ, इन लोगों को रीच आउट करो और इन लोगों को बताओ कि भाई अगर आपने इन वाले लोगों को मेरे पास रेफर किया, ये वाली चीज करी, तो मैं आपको कुछ कमीशन दे सकता हूं। आप इस तरीके की इन लोगों से बात कर सकते हो, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत लोग आते हैं और पूछते हैं कि भाई बताओ यार इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करें और ये वाली चीज। तो ये आपका बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है जिसके पास आप जा सकते हो और इनसे लिस्ट ले सकते हो। और उसके बाद आपका एक ऑप्शन हो सकता है लिंक्डइन का सेल्स नेविगेटर। इसमें मैं आपको फिल्टर्ड सर्च बता रहा हूं, अगर आपको नहीं आता तो किसी से करवा लीजिएगा, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये वाला काम कर लेंगे। सो जैसे मान लीजिए मैं मुंबई पुणे के लिए ढूंढ रहा हूं, तो सेल्स नेविगेटर में मैं डालूंगा कि मुंबई पुणे के लोकेशन है और डेजिग्नेशन जो है मुझे फाउंडर चाहिए, सीईओ चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, एनआरआई चाहिए, या आईटी की फील्ड में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो चाहिए, या कोई सरकारी एम्प्लॉय चाहिए और जिनका इंटरेस्ट रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में हो। यहाँ से भी आपको एक डेटा मिल जाएगा जिससे आप रीच आउट कर सकते हो। ये 4-5 तरीके हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, आप लोगों को ये वाली चीज बताना चाहता हूँ कि ये वाला डॉक्यूमेंट मैंने इसके साथ जोड़ दिया, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब तीसरी चीज, तो हमने 2 तरीके देख लिए, पेड एड्स और डायरेक्ट आउटरीच देख लिया। अब मैं जाता हूँ आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे। सो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में भाई देखिए, आप जब पेड एड्स करते हो तो बहुत सारे लोग उसमें पैसे लगा सकते हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप एक लंबा गेम खेलना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका ब्रांड बने, आपको इस वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इसका मतलब आपका यूट्यूब पे चैनल होना चाहिए और उस पे आपकी कंसिस्टेंट फीडिंग होनी चाहिए। मैं यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ये एक डीप साइंस है जिसके अंदर आप जा सकते हो। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे के चैनल मिल जाएंगे जो आपको इस वाली चीज पे एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक रीच जो होती है पैसे से नहीं खरीदा जा सकती, इसलिए ये जो एसेट बनता है, जो आपकी कम्युनिटी बनती है इसके अंदर, वो आपकी कम्युनिटी होती है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसके जो आपको रिजल्ट दिखेंगे वो शॉर्ट टर्म नहीं होते, लॉन्ग टर्म रिजल्ट होते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे आप मार्केट में लीडर बन सकते हो, अपना ब्रांड बना सकते हो। आपका ब्रांड एडवर्टाइजिंग करना नहीं है, आपका ब्रांड है ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इस पे जरूर जोर लगाइए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे आपकी ऑर्गेनिक लीड्स आती हैं, जिससे आपकी जो लीड्स की जो कॉस्ट होती है वो लो हो जाती है और आप अच्छे प्राइस भी चार्ज कर सकते हो इस वाली चीज की। सो ऑर्गेनिक मार्केटिंग की ये ताकत है जो आपका तीसरा तरीका है लीड्स बढ़ाने का। उसके बाद है चौथा तरीका, वो है रेफरल सिस्टम। मतलब आपके जो पास्ट बायर हैं आप उनके पास रीच आउट कर सकते हैं, सीएस जो है जिनके पास लोग आते हैं आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, वेल्थ मैनेजर्स को रीच आउट कर सकते हैं कि भाई आप लोगों को अगर लोगों को हमारे पास रेफर करोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट दे सकते हैं और ये वाली चीज दे सकते हैं। ये सारी लिस्ट बना के इस वाली चीज पे काम होना है। ये हो सकता है आपको पता हो, लेकिन अगर आप इस वाली चीज की ट्रैकिंग करेंगे और इस वाली चीज को बनाएंगे, एफर्ट मारना, ये वाली चीज हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है रेफरल सिस्टम पे काम करना। और उसके बाद जो लास्ट तरीका आपका इस वाली चीज का, वो है चैनल पार्टनर या एफिलिएट सिस्टम। इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स और सिविल इंजीनियर्स होते हैं जिनके पास आप जा सकते हो। अगर आप बहुत ही तेज हो तो आप सरकारी ऑफिसों में, अगर आपकी जान पहचान है, वहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स निकलते हैं और तो उससे आपको प्लॉट की जानकारी हो सकती है। और उसके बाद सीए और वेल्थ मैनेजर उनके पास भी आप जा सकते हैं। और बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम पे फ्रीलांसर और इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे जो प्रॉपर्टी वाली चीज पे काम करते हैं। आपको उनको भी रीच आउट करना चाहिए और आप उन्हें एफिलिएट कमीशन देके अपनी वाली प्रॉपर्टी के एड्स और ये वाली चीज चलवा सकते हो। सो ये आपका 5वां तरीका है जिस तरीके से आप अपनी लीड्स ग्रो कर सकते हो अपने बिजनेस में। तो ये 5 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए, आप इसे अपना सकते हो और अपनी लीड्स को ग्रो कर सकते हो। तो ये था पहला लीवर जो मैंने आप लोगों के साथ कवर किया कि भाई ग्रोथ के लिए क्या करना है, दिस इज फर्स्ट। तो ये तो हो गई आपकी लीड्स। अब इससे क्या हो गया, आपकी जब लीड्स आ गई, अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें सब लोग चूक करते हैं, वो है ग्रो सेल्स कन्वर्सेशन। मतलब आपके पास जितनी लीडें आई हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करा जाए। तो इस वाली चीज के अंदर आपकी 2 चीजें होती हैं जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। जो पहली चीज होती है उसे कहते हैं टाइट सेल्स प्रोसेस। मतलब आपकी सेल्स की जो प्रोसेस है वो टाइट होनी चाहिए। अभी मैं आपको इसकी डिटेल में लेके जाऊंगा। और दूसरा मैंने लिखा है ग्रेट सेल्स कॉन्वर्सेशन। मतलब आपकी जो सेल्स की कॉन्वर्सेशन है वो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत होनी चाहिए। मैं आपको इसकी बहुत फाइनल डिटेल्स में लेके जा रहा हूँ। टाइट सेल्स प्रोसेस का मतलब क्या है? टाइट सेल्स प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे आपके 5 प्रोसेस होते हैं।
सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं स्टोर लीड का प्रोसेस। स्टोर लीड का प्रोसेस का मतलब कि भाई आपके पास जितनी लीडें आ रही हैं वो सारी की सारी लीडें स्टोर होनी चाहिए, कोई भी लीड वेस्ट नहीं होनी चाहिए, हर लीड का हिसाब होना चाहिए, आपके सिस्टम में लीड लीकेज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है एलोकेट लीड। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोकेट लीड मतलब आपकी जो लीड है उसकी क्वालिटी के बेसिस पे आपकी लीड बढ़िया आदमी के पास जानी चाहिए, आपके बढ़िया सेल्स के आदमी के पास जानी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो मिस हो जाता है। एलोकेट लीड मतलब राइट लीड टू राइट सेल्स पर्सन। अगर सेल्स पर्सन बिजी है तो दूसरे सेल्स पर्सन। उसके बाद तीसरा प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट लीड। इसका मतलब जैसी लीड आई आपका मकसद होना चाहिए 5 मिनट में लीड को रीच आउट करना, क्योंकि इससे आपके कॉन्टैक्ट रेशियोज बढ़ जाते हैं। आपको बताना चाहता हूं, हार्वर्ड का एक डेटा है वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई लीड आई और आपने अगर उसे 5 मिनट में रीच आउट कर लिया, आपके उसको कांटेक्ट करने के चांसेस होते हैं 80%। अगर आपने 5 मिनट से 30 मिनट के अंदर किया, ये वाला जो नंबर है घट के 20 से 25% हो जाता है। इसका मतलब आप 30 मिनट बाद कॉल करोगे तो आपकी 100 में से सिर्फ 20 से 25 लोगों से बात होगी, और अगर ये समय 30 मिनट से ज्यादा हो गया तो ये नंबर घट के हो जाता है 10%। इसका मतलब आप सोचो 100 लोग आए, आप सिर्फ 10 से बात कर पाए। इसीलिए कॉन्टैक्ट लीड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आपको अपना सिस्टम इस तरीके से अलाइन करना चाहिए कि आप लीड को 5 मिनट में रीच आउट कर लो, क्योंकि अगर आपने ये वाली चीज कर ली तो आपके कॉन्टैक्ट रेशियोज बढ़ जाएंगे। मतलब आप जितने ज्यादा लोगों को रीच आउट करोगे, कॉन्टैक्ट करोगे, अपने आप सेल बढ़नी है। इस प्रोसेस को लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा प्रोसेस होता है जिसके लिए आपकी चीजें और अपने सिस्टम को अलाइन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है अपडेट लीड। इसका मतलब आपके पास हर लीड का हिसाब होना चाहिए। आपके पास जो सिस्टम है उस सिस्टम में हर लीड के अगेंस्ट आपकी नेक्स्ट कॉन्टैक्ट डेट पड़ी होनी चाहिए, आपकी लास्ट कॉन्टैक्ट डेट पड़ी होनी चाहिए, एक्टिविटीज पड़ी होनी चाहिए कि इस वाली चीज पे क्या हुआ और उसका सेल्स का ओनर कौन है। ये वाली चीजें एब्सोल्यूट मस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं आपके किसी भी सेल्स के लड़के को खड़ा करूं और उससे क्वेश्चन पूछूं कि भाई इससे लास्ट कब बात हुई थी, नेक्स्ट कब बात होगी, इस पे आज तक क्या क्या बातचीत हो चुकी है, अगर वो ये नहीं बता रहा, इसका मतलब आपकी ये वाली प्रोसेस टूटी हुई है। इस प्रोसेस को बहुत टाइट करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो होता है आपका फॉलो अप लीड का प्रोसेस। फॉलो अप लीड का प्रोसेस, ये वाली चीज अभी मैं आपसे सेल्स कन्वर्सेशन में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ये पांचों प्रोसेस एक रियल एस्टेट वाले के यहाँ बहुत टाइट तरीके से चलने चाहिए, और इन प्रोसेस को ओन करता है सेल्स कोऑर्डिनेटर। सेल्स कोऑर्डिनेटर वो व्यक्ति होता है जो सेल्स नहीं करता। इसका काम होता है एंश्योर करना कि हर लीड को रीच आउट कर रहे हैं, और इसके दो बड़े काम होते हैं। पहला, इसका काम होता है हर लीड का हिसाब। हर लीड का हिसाब मतलब आप इससे किसी भी लीड के बारे में पूछ लो, इसे यह पता होना चाहिए कि भाई इससे पिछली बार कब बात हुई थी, नेक्स्ट टाइम कब बात होने वाली है, ये किस सेल्स वाले के पास पड़ी हुई है, इस लीड पे हम लोग क्या क्या एक्टिविटी कर चुके हैं। इसका मतलब है हर लीड का हिसाब। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की होती है वो होती है हर लीड की मुक्ति। इसका मतलब इसका काम होता है जो लीडें बेकार होती जा रही हैं उसे सिस्टम से उठा के डेड लीड्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सेल्स वाले करते नहीं, आपकी सेल्स की फनल बहुत बड़ी बन जाती है, फिर आपको समझ में नहीं आता कैसे फॉलो अप करें। तो जो सेल्स कोऑर्डिनेटर होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और इस पूरे प्रोसेस को आपका सेल्स कोऑर्डिनेटर ओन करता है, जो सेल नहीं करता लेकिन सेल्स वालों से फॉलो अप करता है, सारी चीजें करता है, सिस्टम को मेंटेन करता है, ताकि आपके पास हर लीड का हिसाब है। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ये, हर रियल एस्टेट के पास वाले के पास ये वाली चीज होनी चाहिए। तो ये है आपका टाइट सेल्स का प्रोसेस जो आपको करना पड़ेगा सेल्स कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रेट सेल्स कन्वर्सेशन। इसका मतलब क्या है, जब आपकी कस्टमर से बातचीत हो रही है तो वो बातचीत का जो कन्वर्सेशन होना चाहिए वो आपकी तरफ से बेस्ट कन्वर्सेशन होना चाहिए। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक एक करके आपको इस स्टेज के अंदर लेके जाता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज है वो है क्वालिफाइड लीड। क्वालिफाइड लीड का मतलब ये है कि भाई आपको राइट आदमी से बात करनी है, नहीं तो आप गलत आदमी से बात करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आपके क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन रेडी होने चाहिए कि भाई आपके जिस कस्टमर से बात कर रहे हो आप राइट कस्टमर से बात करो। जैसे आपको उसका बजट पता होना चाहिए, क्या उसके पास अथॉरिटी है इस वाली चीज की, ये वाली चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद उसकी अर्जेंसी है इस वाली चीज को बाय करने की, ये वाली चीज पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपके पूरी तरीके से सिस्टम में तैयार होने चाहिए, ताकि आपका सेल्स वाला जैसी बात करे प्यार से मोहब्बत से ये वाले जो क्वालिफाइड लीड के क्वेश्चन है वो पूछ सके। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज सेल्स का, खासकर रियल एस्टेट के बिजनेस में, जिसे कहते हैं अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट। मतलब कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ये वाली चीज आपके सेल्स वालों को रटी होनी चाहिए, और उनके पास पूरा तरीका होना चाहिए क्वेश्चन पूछने का। और आपकी जो टॉप 6 रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो रेडी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस पे जितने रियल एस्टेट वालों के साथ काम किया है उसके बेसिस पे ये वाली चीजें लिखी। आप चाहो तो इसे बदल भी सकते हो। जैसे कई लोगों के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, कई लोगों के लिए लीगल और टाइटल क्लैरिटी जरूरी होती है। भाई मकान कैसा है, सोसाइटी जेन्युइन है, कोई यहाँ पे कागज की दिक्कत तो नहीं है, सरकारी कोई दिक्कत नहीं है, सारी क्लियरेंसेज हैं। उसके बाद जो तीसरी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उसके बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी है कि नहीं, और आपके पास फाइनेंसिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है कि नहीं।
उसके बाद चौथी जो चीज़ होती है वो इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर के लिए, जो प्रॉपर्टी उसकी क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे एमिनिटीज़ कैसी हैं, क्लब्स कैसे हैं, ये वाली चीज़ें। और पाँचवीं चीज़ होती है उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, अप्रिसिएशन का पोटेंशियल कितना है कि कस्टमर को बाद में बेचना पड़े। और छठी चीज़ होती है उसका डेवलपर में ट्रस्ट कितना है, कहीं उसके साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, डेवलपर प्रॉपर्टी तो खराब नहीं कर देगा, उसकी क्वालिटी कैसे बनाता है। ये मैंने आपके एग्जाम्पल से लिख दिया अपने एक्सपीरियंस से। आप लोग चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके कस्टमर की जो आपके कस्टमर्स आते हैं उनकी टॉप 6 रिक्वायरमेंट आपके पास पूरी तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और आपके जो सेल्स के लड़के उन्हें याद होना चाहिए। याद होने का मतलब, मैंने अगर आपके सेल्स के लड़के को खड़ा किया, उससे पूछा हाँ भाई बताओ टॉप 6 रिक्वायरमेंट क्या है, वो फटाफट बिना सोचे ये वाली रिक्वायरमेंट्स बता सकता है। क्योंकि जब उसे ये वाली चीज क्लियर होगी तो वो बढ़िया सेल्स की कॉन्वर्सेशन करेगा और कस्टमर से रिक्वायरमेंट समझ रहा है। तो अपनी टॉप 6 रिक्वायरमेंट जरूर लिख लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, आप इस वाली चीज को भी ले सकते हैं और अपने भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है ऑफर। ऑफर का मतलब जब आपका लड़का पूरी कहानी सुनने के बाद कस्टमर के रिक्वायरमेंट निकाल लेता है तो उसका ऑफर इस बेसिस पे होना चाहिए, जो आपने यहाँ पे चीजें बनाई, जो कस्टमर की टॉप प्रायोरिटीज निकली, उन प्रायोरिटी की बेस पे आपके जो सेल्स का लड़का है वो इस वाली चीज का क्या करेगा, बढ़िया ऑफर देगा उसके बेसिस पे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सेल्स कन्वर्सेशन की, वो है मैनेज ऑब्जेक्शंस। मतलब कस्टमर के ऑब्जेक्शंस होते हैं, आपके पास कस्टमर के टॉप 6 ऑब्जेक्शन लिखे हुए होने चाहिए। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्शंस बता दिए अपने एक्सपीरियंस से, जो रियल एस्टेट के बिजनेस में आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। आप लोग इसके हिसाब से देख सकते हो, अपनी चीजों को चेंज कर सकते हो। मैंने सैंपल के तौर पे लिख दिए। कस्टमर के टॉप 6 ऑब्जेक्शन जो होते हैं, ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन होता है जिसमें कस्टमर कहता है थोड़ा और रिसर्च करके देखता हूँ, मतलब वो ट्रस्ट नहीं करता। प्राइस का ऑब्जेक्शन, यार आपकी प्रॉपर्टी तो सही है लेकिन इसका प्राइस ज्यादा। टाइमिंग का ऑब्जेक्शन, या मेरा अभी इमीडिएट प्लान नहीं है, सोच के देखता हूँ आपको बताता हूँ। डिसीजन मेकर का ऑब्जेक्शन, इसका मतलब वो डिसीजन मेकर ही नहीं था, ऐसी टाइम पास करने देखने आ गया था और वो कहता है मैं इससे पूछ के बताता हूँ, उससे पूछ के बताता हूँ, किसी से कंसल्ट करके बताता हूँ। कई लोगों का लोकेशन का ऑब्जेक्शन होता है, थोड़ी सी लोकेशन जो है वो इनकन्वीनियंट है। डिले का ऑब्जेक्शन होता है कि भाई आपका प्रोजेक्ट मुझे ठीक लग रहा है लेकिन यार बाद में सोच के बताता हूँ। आपकी टीम पूरी तरीके से इन वाले ऑब्जेक्शंस पे ट्रेंड होनी चाहिए कि कस्टमर अगर ये वाली चीज बोलेगा तो हमारी स्टोरी क्या होगी, हम कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को कैसे मैनेज करेंगे, ये वाली चीज पूरी तरीके से लिखी हुई होनी चाहिए। और आपके सेल्स लड़के को अगर मैं खड़ा करूं और उससे पूछूं बिना उसके कुछ के, मैं उससे पूछूंगा यार मुझे बताओ कस्टमर के टॉप 6 ऑब्जेक्शंस क्या है, तो आपका लड़का मुझे ये वाली चीज 6 जो ऑब्जेक्शंस है ये बता देना चाहिए। उसके बाद वो ये भी बता देना चाहिए कि हमारा इस वाली चीज के लिए राइट जवाब क्या है, व्हाट इज द आंसर वी आर गिविंग। जब तक आपका सेल्स का लड़का इस वाली चीज को नहीं बता पाता है बिना देखे, आप ये समझ लीजिए आपकी जो सेल्स की कॉन्वर्सेशन है वो बढ़िया कॉन्वर्सेशन नहीं होगी। तो ये ऑब्जेक्शन की स्टेज होती है आपकी जब आप सेल्स का कॉन्वर्सेशन करते हैं। उसके बाद आप क्लोजर के लिए जाते हैं, कस्टमर से कहते हैं सर आपको चीजें सही लगी, बढ़िया लगी, तो भाई क्लोज करिए। सो आपके पास पूरी तरीके से क्लोजर का स्टेटमेंट होने चाहिए कि कस्टमर अगर डिले क्रिएट कर रहा है तो क्या कहना है, कस्टमर कह रहा है पूछ के बता रहा है तो क्या करना है, तो आपके पास क्लोज करने का तरीका होना चाहिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो काम करती है वो था मोटिवेशन और परसुएशन। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब ये है कि आपका फॉलोअप का सिस्टम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जो सेल होती है, जो रियल एस्टेट की सेल होती है वो हाई टिकट सेल होती है, बहुत हाई, तो एकदम से डिसीजन नहीं होता। तो आपके पास ये 3 चीजें पूरी तरीके से डिफाइन होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी फॉलोअप की, कि भाई आप कौन कौन से दिन फॉलोअप करोगे, पहले दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, 7वें दिन करोगे, ये वाली चीज। सेकंड, आपका मीडियम, कि आपका व्हाट्सएप से फॉलोअप होगा, SMS से फॉलोअप होगा, कि फोन से फॉलोअप होगा। और तीसरी चीज होती है आपका मैसेज, कि भाई आपके एग्जैक्ट फॉलोअप के मैसेज क्या होगा, एग्जैक्टली क्या लिखा जाएगा। जब तक आपकी वाली चीज आपके सिस्टम में वेल डिफाइंड और पढ़ी हुई नहीं होंगी तब तक आप मान लीजिए आपके यहाँ फॉलोअप नहीं होगा। सो ये आपकी सेल्स कॉन्वर्सेशन की चीज है। और बाद में नर्चरिंग मैसेज, अगर कस्टमर घोस्ट कर गया, आपको आपसे बात नहीं कर रहा है, इस वाली चीज की नहीं कर रहा है, तो नर्चरिंग मैसेजेस जो है आपके कंटिन्यूअस होने चाहिए। सो आपके ग्रेट सेल्स कॉन्वर्सेशन में मैंने आप लोगों को ये वाली चीजें बताई जो बहुत जरूरी होती है किसी भी अच्छे सेल्स कॉन्वर्सेशन की। सो ये तो हो गई हमारी सेल्स की बात जिसकी हम कर रहे हैं अब। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रियल एस्टेट बिजनेस में खासकर बहुत बड़ा ये वाला चैलेंज आता है कि सेल्स के लोग जो होते हैं वो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। हमारी मेहनत जो है वो बार बार बेकार होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वाले बिजनेस में आपकी एक सेल्स की एकेडमी होनी चाहिए और सेल्स का सिस्टम होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के यहाँ, उनके यहाँ सेल्स का सिस्टम ये होता है कि उन्होंने अपने सीनियर सेल्स के लड़के से कहा यार इस सेल्स के लड़के को तैयार कर दो। अब ये वाली चीज काम नहीं करती क्योंकि सीनियर सेल्स का लड़का बिजी होता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद ये वाली चीज करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसके लिए ये वाला काम रिस्की होता है। रिस्की का मतलब क्यों करेगा भाई ये काम, आप उससे कह रहे हो कि अपने जैसा ही कंपटीशन मेरे बिजनेस में खड़ा कर दे, वो नहीं करेगा, उसके इंटरेस्ट में नहीं ये वाली चीज करना। और चौथी चीज, उसके पास स्ट्रक्चर नहीं होता। तो क्या होता है, हमारा सेल्स का लड़का ट्रेन ही नहीं होता है। उसके बाद हम दूसरी टेक्निक लगाते हैं, कभी कभी बैठ जा टेक्निक और देख टेक्निक। या तू ऐसा कर, ये देख कैसे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। अरे भाई उसे पता ही नहीं देखना क्या है, देखने के लिए बहुत बड़ी दुनिया है। ही विल नॉट नो व्हाट टू डू। तो जो सेल्स किया, जो आदमी 5-7 दिन में तैयार हो सकता है, 10 दिन में तैयार हो सकता है, उस आदमी को तैयार होने में महीना 2 महीना लग जाता है और उसके बाद उसके जाने का नंबर होता है।
इसीलिए रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत जरूरी है कि आपकी सेल्स एकेडमी होनी चाहिए सेट अलग से, जिसकी जिम्मेदारी हो सेल्स के लोगों को तैयार करना और उसमें डालना। अब रियल एस्टेट के बिजनेस में 4-5 इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं जिसके हिसाब से ट्रेनिंग बनती है, और आपकी ये ट्रेनिंग्स अलग होनी चाहिए अगर आप एक बढ़िया बिजनेस चलाना चाहते हो तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है रियल एस्टेट के बिजनेस में। टेलीकॉलर की पोजीशन, सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन, सेल्स मैनेजर की पोजीशन और सेल्स कोऑर्डिनेटर की पोजीशन। सो टेलीकॉलर की जो पोजीशन होती है, आपको उसका अलग ट्रेनिंग करिकुलम बनना होना चाहिए कि वो लोग कैसे बात करेंगे, उनके अलग ट्रेनिंग असेसमेंट होने चाहिए। ये नहीं कि उसे ट्रेन कर दिया और छोड़ दिया। ट्रेन करने के बाद उसका टेस्ट भी होना चाहिए कि भाई ये कितना बढ़िया तैयार हुआ। अगर तैयार नहीं हुआ है तो वो अपने उसमें सेल्स के लिए नहीं जाएगा। इसीलिए ये वाली जो एकेडमी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ये वाली चीज सेट कर ली, आपकी ये वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी कि मुझे अच्छे सेल्स के लोग नहीं मिलते। इसी तरीके से आपके यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव का अलग ट्रेनिंग करिकुलम होगा और उसके असेसमेंट बनेंगे। इसी तरीके से आपका सेल्स मैनेजर जो होगा उसका अलग ट्रेनिंग करिकुलम होना चाहिए और ट्रेनिंग के असेसमेंट बनने चाहिए। और उसी तरीके से आपका सेल्स कोऑर्डिनेटर का ट्रेनिंग करिकुलम और सेल्स असेसमेंट, ये वाली जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोगों का एडिक्शन बहुत तेजी से होता है और लोग जाते आते रहते हैं। इसीलिए ताकि आपके बिजनेस में फ्लक्चुएशन ना आए, ये चीजें जो आपको जिस पे जरूर काम करना चाहिए। सेल्स एकेडमी ये सेपरेट होनी चाहिए। ये आपका एसेट है कि जब कोई नया आदमी आए तो इस एकेडमी से घुसे और फिर सेल्स में घुसे। वो उस तरीके से नहीं कि पुराने सेल्स के लड़के को वो वाली चीज दे रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम काम नहीं करता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पूरे ग्रोथ प्लान में आपकी जो चीज है वो है सेल्स के टूल्स। तो सेल्स के टूल में जो आपकी चीज होती है, आपके पास सेल्स का सीआरएम होना चाहिए जिसमें हर लीड का हिसाब हो रहा है, और आपकी सेल्स कोऑर्डिनेटर काम ही नहीं कर पाएगी जब तक ये सीआरएम नहीं होगा। आपके पास रजिस्टर में लिख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गूगल स्प्रेडशीट में बना रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेल में फर्क नहीं पड़ता, सीआरएम में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर लीड का हिसाब होना चाहिए। उसके लिए आपके पास सेल्स का सीआरएम होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास सेल्स की स्क्रिप्ट होनी चाहिए। टेलीकॉलर अलग बातचीत करता है और सेल्स एग्जीक्यूटिव अलग बातचीत करता है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव की सेल्स स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट कैसे लेगा, उसके बाद कस्टमर को ऑफर कैसे देगा, उसके बाद कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को कैसे मैनेज करेगा, नेगोशिएट कैसे करेगा, ये सारी चीजें स्क्रिप्ट का पार्ट होनी चाहिए। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपके यहाँ डेली सेल्स मीटिंग का सिस्टम होना चाहिए। और ये पूरी की पूरी जो सेल्स मीटिंग है, ये आपके पूरे के पूरे सेल्स सीआरएम के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे होनी चाहिए, ताकि आपकी सेल्स टीम को सपोर्ट मिलता रहे और आप सेल्स के पूरे कंट्रोल में हो। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और ये चाहते हो कि आपका बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, तो ये वाली चीज के बिना आपका जो काम है वो चल नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये वाली चीज पूरी तरीके से बना दी है। आप लोग चाहें तो इस पूरे के पूरे मैप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बेसिस पे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और इसे लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों की मदद हो सके। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।